हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस हमारी खास सीरीज में। सीरीज खास है क्योंकि इस सीरीज में हम टारगेट कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड ए आए चाहे बी एग्जाम हो 2025 में फेज वन के अंदर क्यूआरई जरूर पूछा जाएगा। क्यूआरई मतलब क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश। तो क्यूआरई 360 डिग्री हमारी इस सीरीज का नाम है और इस सीरीज का पर्पज है कि आरबीआई ग्रेड ए बी 2025 फेज वन एग्जाम में आपकी क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ तो किसी भी हालत में नहीं रुकनी चाहिए। और ये सीरीज आपको देखने के बाद पता भी चलेगा कि एक्चुअल में एग्जाम का लेवल क्या है और कैसे आप एफर्ट डाल सकते हो। तो मैं आप सभी का इस सीरीज में स्वागत करता हूं। आज जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्वांट है और टॉपिक हमारा परसेंटेज है और परसेंटेज का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आज पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। इस सीरीज के अंतर्गत आपको मंडे से लेकर के सैटरडे तक लेक्चर मिलते हैं। जैसे मंडे और थर्सडे को आपको क्वांट का लेक्चर मिलता है, तो ऐसे ही बाकी के जैसे ट्यूसडे और फ्राइडे को इंग्लिश और वेडनेसडे और सैटरडे को रीजनिंग का लेक्चर मिलता है। ये लेक्चर रिकॉर्डेड रहते हैं और सुबह 8 बजे आपको इसी चैनल पे मिलते हैं। और इन सेशंस के थ्रू हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ तो किसी भी बच्चे की नहीं रुकनी चाहिए। तो आपको एफर्ट डालना होगा। जब आप मेहनत करेंगे तभी ये मेहनत सार्थक होगी। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये परसेंटेज है। पार्ट 1 डिस्कस हो चुका है। जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा जा करके देखिएगा, हमारे ही चैनल पे अवेलेबल है। आज पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसमें हम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। वैसे तो परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी टाइप बनती हैं दुनिया जहान की, अलग अलग एग्जाम में उठाओगे अलग अलग। लेकिन आरबीआई ग्रेड ए बी में वो टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, डीआई की फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या एक दो कंसेप्ट दूसरे तरीके से पूछा जाता है। तो वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा हमारे आरबीआई ग्रेड ए बी के फ्री कोर्स के बारे में। ठीक है, इस फ्री कोर्स के अंदर आपको इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी, पैटर्न, नंबर ऑफ वैकेंसीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत सारी स्ट्रेटेजी और ओरिएंटेशन वीडियो जो कि क्वांट रीजनिंग, ईएसआई और एफएम सब्जेक्ट की होंगी, वो आपको मिलेंगी। और ये इसलिए आपको प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप इन वीडियोस को देख करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं कि मुझे इस कोर्स में इनरोल करना चाहिए कि नहीं। तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एक बार ये फ्री कोर्स जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। तो परसेंटेज टॉपिक का एक लेक्चर हो चुका है। पिछले वाले लेक्चर में हमने पूरा बेसिक पार्ट डिस्कस किया था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। वहां मैंने बताया भी था परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इसका यूज प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, डीआई में होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था कि कैसे आप वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जल्दी जल्दी निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। फिर मैंने कुछ फ्रैक्शंस के बारे में भी बताया था। ये कहानी पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लें, चैनल पे अवेलेबल है। 2-3 दिन पहले ही वीडियो आई थी। ठीक है भाई, चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पहली चीज तो देखो, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी टाइप्स बन सकती हैं, दुनिया जहान की टाइप बन सकती हैं। ठीक है भाई, लेकिन हमारा पर्पज हमारा एग्जाम है। अब मैं यहाँ एसएससी का पेपर या बैंक का पेपर या वो टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं आरबीआई ग्रेड ए बी एग्जाम टारगेट कर रहा हूं। ठीक है, तो परसेंटेज का यूज यहाँ क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर लो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर लो और ज्यादा यूज इसका डीआई में होगा। डीआई अच्छे लेवल का प्रैक्टिस कर लो और इसके साथ साथ आपका बेसिक पार्ट अच्छा हो, बस। ठीक है, इतना सा आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये बेसिक पार्ट हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो आज हम इस पे डीआई और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी, ये वीडियो समझ में नहीं आएगी आपको और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीडियो 1 देखना जरूरी है, जाके पहले देखो फिर ये लेक्चर देखना। ठीक है, क्योंकि आज हम एग्जाम लेवल डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, पीवाईक्यू भी होंगे, इसके अलावा कुछ और अच्छे क्वेश्चन भी होंगे। जो पिछली क्लास में क्वेश्चन छोड़ा था वो भी होगा। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत बढ़िया वाली। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, आपको बहुत अच्छे कमेंट जरूर करने हैं, अच्छा लगे तभी करने हैं। लेक्चर 1 पे भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हुए थे और वही कमेंट ना एनर्जी देते हैं
मोटिवेट करते हैं तो फिर आगे पढ़ाने में, अच्छा लेक्चर बनाने में मजा आता है। तो ये गिव एंड टेक है। आप हमें, मैं आपको अच्छा कंटेंट दूंगा, आप हमें मोटिवेशन देंगे, बस इतनी सी कहानी है। तो इसलिए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा, ये आरबीआई ग्रेड बी 2024 में पूछा गया है, एक डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। अब बेसिक पार्ट हम कवर कर चुके हैं भाई, तो अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो क्या दिया है, रीड द, आप भी वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, देखो क्या आप सोल्व कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर मेरा सोल्यूशन देखना, और फिर ये देखना कि यार कमी कहां रह गई थी, ठीक है। पेपर में बहुत दफा ऐसा होगा, मैं कितने लोगों को जानता हूं जो लगता है कि यार क्वांट तो मुझे आता है, मेरा तो बहुत अच्छा सारा सिलेबस कर रखा है, पेपर में जाके कुछ होता नहीं उनसे। क्यों? क्योंकि वो रट के चले जाते हैं चार चीजें, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, सोल्व तो बाद में करेंगे ना। तो ये बड़ी समस्या है, इसलिए जब मैं समझाऊंगा तो आपको बताऊंगा कहां पे कौन सी चीज कैसे पकड़नी है, यहां पे फिर सोल्व करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। Read the following table carefully and answer the questions given below. Table shows total number of employees, male plus female, in 4 different company KLMN. Tables also shows percentage of male employee and female employee in these companies. Companies total number of percent of male employees X plus Z percent of employee. जो भी है ये टोटल आपको दिया गया है, ठीक है भाई। चलो तो अब देखो यहाँ पे ये कंपनीज है KLMN, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है हर कंपनी के। यहाँ इस कॉलम में नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ मेल है, यहाँ परसेंटेज ऑफ फीमेल है। अब क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा? अब यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं शुरू हो सकता, ठीक है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। हाँ, मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ पहली रो से कि टोटल एम्प्लॉय तो हमेशा 100% होते हैं, तो अगर मेल 20 है तो जो फीमेल होंगी वो 80% होंगी। बट एक्स और जेड की वैल्यू क्या होगी इसमें हमें नहीं मालूम। फिर आप यहाँ आओगे सेकंड रो में, x प्लस 800, यहाँ y% है, यहाँ डैश है, तो यहां से भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखो यहाँ 500 दिया है टोटल एम्प्लॉय, परसेंटेज ऑफ मेल है 2Z% और परसेंटेज ऑफ फीमेल है 40%। यहां से सोल्व हो सकता है क्या कि अगर फीमेल 40 है तो मेल कितने होंगे भैया? 60%। बोलो हाँ कि ना, टोटल तो 100% होते हैं, तो 2Z% की वैल्यू 60 है तो Z की वैल्यू कितनी होगी भैया? 30। तो Z की वैल्यू 30 आ गई, और अगर Z की वैल्यू 30 आ गई तो ये चीज भी मेरी सोल्व हो जाएगी भाई कि 5/3 इंटू Z² यानी 30 इंटू 30, तो 3 से गया 0, तो 5 3 जा 15, तो टोटल इंप्लॉय यहां कितने होंगे? 1500। तो जिसका 20% मेल है तो 1500 का 20% इज 300, 10% 150, 20% 300। अब ये 1800 बच गया, तो दैट इज 8000, तो ये 1200 होगा। बट एक्स और जेड का अभी कोई मालूम नहीं है। मालूम चल गया? ये देखो ना, जेड अगर 30 है भाई, जेड अगर 30 है तो एक्स कितना होगा? 50। क्यों? क्योंकि टोटल तो 80% है, तो यानी कि यहां लिख लीजिए एक्स की वैल्यू आ गई 50, जेड की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर x की वैल्यू 50 है तो ये यहां पुट कर दो, L में टोटल इंप्लॉय क्या होंगे? 50 प्लस 800 यानी कि 850, ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे आ जाओ, N कंपनी में टोटल इंप्लॉय 15, y माइनस 200, y हमें नहीं पता अभी, x माइनस 5%, x माइनस 5, x वैल्यू कितनी है? 50 माइनस 5, तो ये 45% होगा, है ना। तो 45% होगा तो ये E% कितना बच गया? 55%, तो ये 55 आ गया भाई। क्लियर है? तो अब यहां से देखो आगे आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, और क्या कहानी सोल्व हो सकती है। अब यहां पे आ जाओ, नोट रेशियो y टू x इज 8:5। तो भैया जब y और x का रेशियो 8:5 है और x की वैल्यू 50 है तो 5 की वैल्यू 50 इंटू 10, तो 8 इंटू 10 यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी? 80। अगर y की वैल्यू 80 है, यहां पुट कर देते हो आप, तो 15 इंटू 80 1200 माइनस 200, तो कितना आ गया? 1000। अब 1000 का 45% लोगे तो यहाँ मेल्स आ गए 450 और यहाँ फीमेल्स आ गई 550, ठीक है भाई। अब y की वैल्यू कितनी है? 80, तो यहाँ 80% लोगे भाई मेल्स कंपनी L में, तो 850 का 80% और ये बच गए 20%, तो 850 का 20% इज 170, ठीक है भाई। कितना होगा? 170, और 80% कितना? 680, ठीक है। तो लगभग सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, बस ये 500 का यहाँ 60% लेना था तो 300 आ जाएगा, और यहाँ फीमेल जो है वो 200 आ जाएगी,
ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आराम से सोल्व होगी। पेपर में 3 डीआई पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी 2024 के पेपर में भी 3 ही डीआई थे, उसमें से ये डीआई आसान था, मतलब ये डुएबल था, बाकी 2 थोड़े अच्छे थे, वो जब दूसरे टॉपिक आएंगे तो वहां आएंगे, टेंशन मत लो, एक ही दिन पूरे डीआई नहीं करवा रहा हूं, हर टॉपिक की जैसी जो रिक्वायरमेंट होगी एग्जाम के हिसाब से वो। मेरा काम यहां ये मत सोचना कि मैं कुछ ट्रिक्स बता के कुछ ऐसे करके हवाबाजी करने आया हूं, नहीं, मैं बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी को समझ करके ये सेशन ले रहा हूं। मेरा एक ही पर्पज है, मेरा वाई बहुत क्लियर है कि आरबीआई ग्रेड ए बी एग्जाम में फेज 1 में क्वांट में आप किसी का भी सिंगल डिजिट में स्कोर नहीं आना चाहिए, डबल डिजिट में आना चाहिए सबका। और ये सीरीज अगर फॉलो करोगे तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। और जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा पूछा जाता है हम वैसा पढ़ेंगे, हम किसी दूसरे एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो ये सोल्व हो गया, अब इस पे जो भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं भाई। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉइज इन कंपनी पी इज 4.5 वाई, कंपनी पी में अगर फीमेल इंप्लॉय 4.5 वाई है, वाई की वैल्यू कितनी आई थी 80, वाई इज 80, तो इंटू 80, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉय इन कंपनी पी इज 3x, x की वैल्यू आई थी 50, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इंप्लॉइज इन कंपनी के टू कंपनी पी। तो ये करोगे तो 8 पंजे 40, 8 चौके 32, ये हो गया 360 और प्लस ये 150, तो कंपनी के टोटल इंप्लॉय देखो, कंपनी के टोटल इंप्लॉय है 1500 गिवन था ऑलरेडी, और कंपनी पी के टोटल इंप्लॉय है 360 प्लस 150 510, तो 0 से 0, 3 से सिंप्लीफाई करोगे 50, 3 से गया 17, तो 50 रेशियो 17, ठीक है। फटाफट से कमेंट करके भी बताया करो, ठीक है, जितने कमेंट करोगे, जितना मतलब जान डालोगे ना सेशंस में। आप सोचो कि मैं अकेला बैठा हूं स्टूडियो में और ये कल आपको लेक्चर मिलेगा और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई मोटिवेशन का साधन नहीं है, मैं भी हो सकता है पूरा दिन काम करके थका हुआ भी हूं, लेकिन फिर भी मैं इतनी जान डाल रहा हूं ना, क्योंकि मेरे लिए ये 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो सकता है, लेकिन आप जब इसको हजारों बच्चे देखेंगे तो उनका तो सबका 1-1 1.5 घंटा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके टाइम की वैल्यू समझ रहा हूं, बट थोड़ा मोटिवेशन आपकी तरफ से भी चाहिए, ठीक है, इसलिए कमेंट जरूर किया करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉय इन एल, फीमेल इंप्लॉय इन एल, तो एल में फीमेल इंप्लॉय कितनी है 170, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉय इन एम, एम में मेल इंप्लॉय कितने हैं भैया 300, ठीक है, तो डिवाइड बाय 300, परसेंटेज के लिए इनटू 100, 0, 3 से जाएगा 3 5 जा 15, 3 6 जा, तो 56.66% कह लो या 56.67% कह लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ मेल इंप्लॉय इन एन वर्क इन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट HR एंड सेल्स, HR एंड सेल्स, ठीक है, एन में जितने भी मेल इंप्लॉय हैं, और एन में मेल इंप्लॉय कितने हैं भैया, एन में जो मेल इंप्लॉय हैं दैट इज 450, ठीक है 450, और ये HR और सेल्स में काम करते हैं 8:7 में, तो 8 + 7 15 की वैल्यू 450 इंटू 30, तो ये 210 होंगे और ये 240 होंगे, ठीक है। इफ नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉय इन एन, फीमेल इंप्लॉय कितनी है एन में, एन में फीमेल इंप्लॉय ये रही 550, इन सेल्स 20% मोर देन दैट ऑफ मेल इंप्लॉय वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, यहां से HR और सेल्स, ठीक है। तो इफ नंबर ऑफ फीमेल इंप्लॉय इन एन वर्क्स इन सेल्स 20% मोर देन दैट ऑफ मेल इंप्लॉय वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, सेल्स में यहां 210 है, तो इसका 20% लोगे 42, तो ये 252 बनेगा। तो HR में कितना काम करेंगे आगे देखते हैं, वैसे दिया भी नहीं है कि ऐसा कुछ। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंप्लॉयज वर्किंग इन HR, ठीक है, टोटल इंप्लॉयज इन एन वर्किंग इन ओनली 2 डिपार्टमेंट, तो यहां फीमेल में देखो HR कितनी होंगी 550 माइनस 250, तो 290, सॉरी 550 माइनस 250 300 माइनस 2 298, तो अब इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है, तो 298 माइनस 240 दैट इज 58, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आप भी ट्राई करें, वीडियो पॉज कर लें और खुद से भी बनाएं। इफ R इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Y बाय R, तो R की वैल्यू देखो पहले क्या आएगी, X कितना था 50, E कितना है 55, Z कितना है 30 और ये 9,
ये सारी वैल्यूज हमने अभी निकाली है, यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, मुझे तो याद हो गई इसलिए मैंने वहां डायरेक्टली लिख दी है, ठीक है, वरना आप देखिएगा पीछे। तो ये हो गया रूट 135 144, ये किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो y की वैल्यू कितनी आई थी 80 और r कितना है 12, तो 4 से जाएगा 20, 4 से गया 3, तो 6.67, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन कंपनी के की बात हो रही है, 2e नंबर ऑफ मेल्स एंड 2.5x नंबर ऑफ फीमेल्स रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। कंपनी के अंदर अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं तो कितने एम्प्लॉय हैं के अंदर, मेल हैं 300, फीमेल हैं 1200, मेल हैं 300, फीमेल हैं 1200। 2e नंबर ऑफ मेल्स रिजाइन कर गए, 2e की वैल्यू 55 है तो 110 मेल ने रिजाइन कर दिया, एंड 2.5x नंबर ऑफ फीमेल, x की वैल्यू है 50 तो 125 फीमेल ने रिजाइन कर दिया। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉयज, तो टोटल 1500 माइनस ये 110 और 125 तो 235, माइनस करोगे तो 1265, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है भाई। और ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है, आपकी इंगेजमेंट बहुत जरूरी है, तो इसलिए जब भी मैं कोई भी डीआई सोल्व करूंगा तो उसमें एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, और आपको अपनी पढ़ाई का वास्ता है, ठीक है, आप आंसर जरूर करेंगे चैट विंडो में, ठीक है। कमेंट करने में कोताही मत किया करो, एक बंदा 10 कमेंट भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह भी बताना है लेक्चर कैसे लगा, आपको होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी टाइप करना है और सबका टाइप करना है, ठीक है, और हर वीडियो पे करना है। आप ये मत सोचना कि सर तो कमेंट करवा रहे हैं, तो भाई क्या दिक्कत है, आप हर रोज 10 कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप करें, आपकी इंगेजमेंट बताएगी कि आप देख रहे हैं लेक्चर अच्छे से। चलो आ जाइए, तो ये आ गया जी बड़ा शानदार सा डीआई। अब ये आरबीआई ग्रेड बी से भी लेवल थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये आरबीआई ग्रेड बी का लेवल है, ठीक है, ये मैं थोड़ा आसान बोलूंगा, ये डुएबल डीआई था, ठीक है, लेकिन ये जो डीआई है ये आरबीआई ग्रेड बी के लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर है। तो अगर थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा, ठीक है। जब हम 12th क्लास पास कर जाते हैं तो 10वीं क्लास ऐसी लगती है कि यार ये भी कोई क्लास थी, है ना, लेकिन जब खुद 10th क्लास में थे तब ऐसा लगता था हो राई का पहाड़ है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा अच्छा लेवल पढ़ के जाओ, है तो परसेंटेज ही ना, कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ा है। चलो देखो इसको भी सोल्व करेंगे मिल करके, आ जाओ। Study the following information carefully and answer the question based on it. In a car expo in the New Delhi, there are a total of 67,200 visitors who visited the car expo. The ratio of number of males to the number of female who visited in the car expo is 9:7. All the visitors who visited the car expo visited the 6 different car company pavilion name Ford, Maruti, Volkswagen, Toyota, Honda and Nissan. ठीक है, तो फटाफट से टेबल बना लो भाई, ठीक है, फटाफट से पहले बनाएंगे टेबल। टेबल में क्या होगा, टेबल में एक जगह आ जाएगा यहाँ पे कंपनी, यहाँ आ जाएगा मेल, यहाँ आ जाएंगे फीमेल, वहां आ जाएगा टोटल। तो ये आगे कंपनी के पवेलियन, ठीक है, और कंपनी 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कौन कौन सी है, सबसे पहले आ गई फोर्ड, आराम से सोल्व करेंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, ठीक है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप, मुझे समझाने में तो टाइम लगेगा ना भाई, अगर मुझे खुद सोल्व करना हो मैं तो यूं सेकंडों में फेंक दूंगा इसको सोल्व करके। ये मत सोचोगे अच्छा सर इतना एटीट्यूड, एटीट्यूड नहीं है दोस्त, दिन भर यही काम करते हैं हम, ठीक है, तो प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। एटीट्यूड थोड़ा होता है, ये एटीट्यूड तो वो होता है कि कोई किसी को कुछ समझे ही ना, और मैथ से रोजी रोटी चलती है, ये तो इज्जत है हमारी। आ जाइए, नेक्स्ट है टोयोटा, फिर है होंडा, ठीक है, और लास्ट में है निसान, ठीक है। अब इसमें कुछ जो हैं वो मेल हैं और कुछ फीमेल हैं और कुछ टोटल होंगे, ठीक है, सबके। अब टोटल विजिटर इतने हैं 67,200 टोटल, और इसमें जो मेल और फीमेल का रेशियो है, द नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल इज 9:7, तो 9 + 7 16, 16 से ये कटेगा तो 16 4 जा 42, 16 2 जा 32 तो 4200, तो ये 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 900 9 2 जा 18 तो 37,800 मेल है और
700, 7 2 जा 14, 29,400 फीमेल है। ठीक है भाई, तो मेल और फीमेल तो आ गई। अब आगे देखो, सोल्व करते हैं चीजों को। क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स, total number of visitor who visited Ford Pavilion is 16128, 16128, which is P% of the total number of visitor। ठीक है, तो 16128 P% है। ठीक है, तो 67,200 का ये कितने परसेंट है, ये P की वैल्यू है। तो 20 से 20, अब ये कटेगा। अब किससे कटेगा, ये देखो 20 और 30 के बीच में कट रहा है ये, क्योंकि अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूं 12,000 समथिंग, 30 से मल्टीप्लाई करूं तो 18,000 समथिंग, तो 20 और 30 के बीच में कटेगा। अब 20 और 30 के बीच में 2 की टेबल में 8 कब आता है, 2 की टेबल में 2 4 जा या 2 9 जा, तो अगर मैं 2 9 जा लूंगा तो 29, तो 29 से तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये 24 से ही कट रहा है। देखो 24 से मल्टीप्लाई करो, 24 2 जा 48, 4 24 7 जा तो 168, 4 170, 2 17, 24 6 जा कट गया भाई। ठीक है, तो थोड़ा अंदाजा लगा लिया करो कि ये किससे कटेगा, समझ रहे हो ना। ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा मजबूत करेगी, लेकिन वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो P की वैल्यू आ गई 24, अदरवाइज मैं इसको ऐसे काटता, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, यार बहुत लंबा टाइम। मैं ये नहीं कहता कि वो सही नहीं है, पर जितना टाइम सेव कर सकते हो उतना अच्छा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आगे। नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड मारुति पवेलियन इज, फीमेल विजिटर मारुति पवेलियन इसकी बात हो रही है, इज Q% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर, टोटल का Q% है, तो Q की वैल्यू यहीं से आएगी। हु विजिटेड कार एक्सपो एंड 10,983 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ विजिटर हु विजिटेड फोर्ड पवेलियन, तो फोर्ड पवेलियन में 16128 था, उसमें से 10,983 लेस कर दो, तो ये बच गया 5, 12 - 8 गया 4, 10 - 9 गया 1, फिर 5, तो ये जो है ये टोटल 5145 है। लेकिन ये टोटल फीमेल का Q% है, तो 5145 29,400 का कितने परसेंट है, 0। ठीक है भाई, अब 0 से कट गया 0। अब यहां पे मैं फिर से यही तरीका लगा सकता था कैलकुलेशन वाला, लेकिन 4 की टेबल में 5 कभी आता ही नहीं है। क्या 4 की टेबल में 5 कभी आता है, नहीं आता, तो मतलब यहां से जो कैलकुलेशन आएगी वो डेसिमल में आएगी। ठीक है, अब ये देखो ये 7 से कट रहा है, 7 4 जा 7 2 जा, ये 7 से कटेगा, 7 7 जा 49, फिर 7 3 जा 7 5 जा, फिर अगेन 7 से कटा 105, 7 से कटा 6, 3 से कट गया 2, 3 से कट गया 35, तो 35/2 यानी कि 17.5, ये Q की वैल्यू आ गई। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां तक की कहानी सोल्व। नंबर ऑफ फीमेल विजिटर, नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड होंडा पवेलियन, मेल होंडा ये वाले भाई। ठीक है, एज 15% ऑफ द टोटल मेल विजिटर, मेल का, तो मेल कितने हैं 37800, इसका 15% क्या होगा 10% होगा 3780, और 5% इसी का हाफ, तो इसका हाफ होगा 18 और 90, तो ये 0 17, ये 6, ये 5670। ठीक है, कितना हो जाएगा 5670, ये आ गया 5670। ठीक है, ये मैं बार बार, हमें स्पेस की तो जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको हटा दे रहा हूं यहां से। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट पेशेंसली देखो भाई चीजों को कैसे सोल्व करना है। जरा मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, अगर मुझे करना होता मैं अब तक इसको निपटा चुका होता कब का। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा एक लाइन भी हमारी, कोई बात नहीं। ठीक है, आ जाओ आगे। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड वोक्सवैगन पवेलियन, ये इसकी बात हो रही है, इज 1890 मोर देन द मेल विजिटर हु विजिटेड होंडा पवेलियन, होंडा पवेलियन 5670, और इससे 1890 ज्यादा है, ये 0657, तो यहां पे आ गया 7560। और आगे कह रहा है एंड इज R% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड कार एक्सपो, ये R% है इसका, तो ये इसका 20% है भाई। ठीक है, ये इसका कितना है 20%, इसका डबल कर दो यही आएगा, 378 का डबल 756, तो 20% हो गया, तो R की वैल्यू 20 आ गई।
आगे देखो, नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड मारुति पवेलियन, ये मारुति पवेलियन इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ फेल विजिटर विजिटेड मारुति। ये जो है इसका 1/3 है फीमेल का मेल, तो इसका 1/3 करोगे 1715। ठीक है, आगे देखो, नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड टोयोटा पवेलियन, नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड टोयोटा पवेलियन इज 7 की पावर 3 343 मोर देन द नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड मारुति पवेलियन। मारुति पवेलियन में 1715 है, तो ये 2058, ये हो गया भाई 2058। ठीक है, एंड इज S% ऑफ द फीमेल विजिटर हु विजिटेड मारुति पवेलियन, यानी ये S% है, तो S की वैल्यू कितनी आएगी, मारुति पवेलियन को जितनी भी फीमेल ने विजिट किया, तो 5145 इंटू 100। नहीं पता चल रहा, 5 से सिंपलीफाई कर लो, 5029, 5 से गया 20 और ये कट गया 2 से, तो S की वैल्यू यहां आ गई 40%। ठीक है भाई, चलो आगे, नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड निसान पवेलियन, फीमेल इन निसान ये रहा, एज 4410, ये 4410 है, विच इज T% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड कार एक्सपो। तो T की वैल्यू यहां से आएगी, लेकिन ये 4410 टोटल फीमेल कितनी है 29,400 का कितने परसेंट है, 0। अब ये समझ नहीं आ रहा है तो डिवाइड कर लो, 2 से अगर काट दूं तो 2205 और 2 से काट दें तो 147, तो किससे कट सकता है, 7 की टेबल में 5, पहले तो 1 से ही जाएगा, 1 से गया तो 53 और 27 35 बच गया, फिर 5 से जाएगा, तो T की वैल्यू आ गई 15%। ठीक है, चलो आगे, नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड टोयोटा पवेलियन, मेल who visited Toyota Pavilion is 3 times of the number of female visited same pavilion। तो इसका 3 टाइम करोगे, 3 8 जा 24, 2 3 5 जा 15 और 2 17, 3 2 जा 6। टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हु विजिटेड होंडा पवेलियन इज 22% ऑफ टोटल विजिटर। होंडा में यहां टोटल का 22% है, तो 67,200 का 22%, ये तो कैंसिल ही होगा, तो 22 2 जा 44 4, 22 7 जा 154 और 4 158 15, 26 22 6 जा 132 और 15 147। अब इसमें से ये मेल माइनस कर दो, फीमेल आ जाएगी, तो ये 4, अब 8 - 7 1, 7 - 6 1, 14 - 5 9, तो 9114। आगे कह रहा है द रेशियो मेल टू फीमेल विजिटर हु विजिटेड निसान पवेलियन इज 9:5। ये रेशियो 9:5 है, तो 5 से इसको काटोगे तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 2 जा, फिर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, 73 7 और 9 8 जा 72 और 7 79, तो 7938। क्लियर है भाई। तो अब ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा, लेकिन अभी ये सोल्व नहीं हुआ है, इसको हटा देते हैं, अभी काफी इंफॉर्मेशन इसमें बाकी है, वो भी सोल्व करनी पड़ेगी। है भाई, इतनी जल्दी नहीं मचानी है दोस्त, ठीक है, इतना जल्दी जल्दी नहीं होगा, इससे बढ़िया समय नहीं आएगा चीज़ों को समझने का। पहले जागृत हो जाओ, फिर पेपर में सोल्व नहीं होती हैं चीज़ें, वहाँ पेपर में ऐसी चीज़ें मिलती हैं। अब सबसे पहले ये मेल हैं टोटल 37,800, इसमें से ये सारे माइनस कर दो तो फोर्ड कंपनी वाले मेल आ जाएंगे। अब देखो 5 4 9 और 8 17, 4 7 11 18 24 25, 9 14 15 21 और 9 33, 4 11 17 22 29, माइनस कर दोगे 43 7 43 और ये 17 - 9, तो 8743 ये आ गया भाई। अब यहाँ फीमेल कितनी आ जाएगी, इसमें से ये माइनस कर दो, तो 8 - 3 करोगे 5, 12 - 4 करोगे 8, 10 - 7 करोगे 3 और फिर यहाँ 15 - 8 करोगे 7, तो 7385। ठीक है, अब ये वोक्सवैगन की फीमेल आ जाएंगी जब टोटल 29,400 में से ये माइनस कर दोगे सम, तो ये 5 + 5 10 18 22, तो 2 + 1 3 1 4 5 9 13
और 8 21 2 2 और 3 5 6 6 7 4 11 5 14 14 और 2 16 21 28। ठीक है, तो ये बच गया 88 और 288 1288। ठीक है, तो अब जाकर के अपनी पूरी इंफॉर्मेशन सोल्व हो गई है। मतलब ये टोटल भी कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ी आगे, नहीं पड़ी तो नहीं सही। ठीक है भाई, तो थोड़ा पेशेंस का भी काम है ये, है ना। जैसे मैं आराम से आपको समझा रहा हूं, आपको भी ठंडे दिमाग से इसको सोल्व करना है। ठीक है जी, चलो आ जाए फिर यहां पे। अब देखो क्वेश्चन, देखो इसके। अब मैंने पहले भी बहुत दफा समझाया, जब डाटा इंफॉर्मेशन जो दी होती है वो आसान होती है, क्वेश्चन थोड़े जानबूझ के लेंदी दे देता है। यहाँ इंफॉर्मेशन बहुत टेढ़ी थी, थोड़ी कैलकुलेटिव थी, तो यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन आसान दे दिए। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू क्या आई थी भाई हमारे पास, ठीक है। अब पी की वैल्यू ये आई थी 24, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू क्या आई थी, यहां पे देखो 17.5, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड टी। एस और टी, एस की वैल्यू क्या आई थी भैया, एस की वैल्यू 40 और टी की वैल्यू 15, तो 40 एंड 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एस टी इंटू दिस दिस दिस, तो क्यू कितना भाई 17.5, एस कितना 40, टी कितना 15, माइनस पी कितना 24, आर कितना 15। ठीक है, आर कितना आया था, सॉरी टी 15 आया था, आर 20 है, टी 15 आर 20 है, चलो कोई बात नहीं, और डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अब यहां से 15 इंटू 20 कॉमन ले लें बाहर, 15 इंटू 20 कॉमन ले लिया बाहर, तो इधर कितना बच गया 15, 20 इसमें से चला गया तो 2 ही बचा, 2 इंटू 17.5 35, और ये चला गया तो 24, और डिवाइड बाय 100, तो 20 से गया 5, 5 से गया 3, तो 3 इंटू, और ये 25 माइनस 24 बच गया 11, तो 11 इंटू 3 इज 33, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा अगर एफर्ट डालोगे तो इस टाइप की चीजें भी बना पाओगे। आप सोच के देखो, अगर आपने सुबह 10 मिनट में बना लिया एक डीआई, 5 क्वेश्चन तो पक्के हो गए ना पेपर में, है भाई, और 15 मिनट अब भी आपके पास है, अगर आपने 2 डीआई बना दिए 10, चलो हो गया काम खत्म, 2 डिजिट में स्कोर है। तो एफर्ट तो डालना पड़ेगा, पूरा पेपर ही ऐसा है, आप मत सोचो कि आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, यही एक डीआई डुएबल था, बाकी के 2 बड़े हार्ड थे, वो आगे दूसरे लेक्चर्स में आएंगे, देखना आप पूरी सीरीज। ठीक है, चलो अब आ जाओ, दूसरे कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और बढ़िया सा कंसेप्ट है ये, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ। ठीक है, 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। ठीक है भाई, मैथ में कितने फेल हुए 20%। 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने फेल्ड हैं 15%। 25% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, हिंदी में कितने फेल हैं 25%। इफ 5% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश में अगर 5% फेल हैं, 10% फेल्ड इन इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी इज 10%। 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ प्लस हिंदी, मैथ प्लस हिंदी इज 15%, एंड 2% फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट मैथ, हिंदी और इंग्लिश, कितने 2%। तो देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। क्वेश्चन को समझा करो पहले, उसने पूछा है कि जो तीनों सब्जेक्ट में पास हैं वो स्टूडेंट बताओ, और मेरे पास जो डाटा है वो फेल्ड का है कि इतने इतने फेल है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ओनली मैथ में कितने फेल हैं, ओनली इंग्लिश में कितने फेल हैं, ओनली हिंदी में कितने फेल हैं, और ओनली मैथ प्लस इंग्लिश में कितने फेल हैं, ओनली इंग्लिश प्लस हिंदी में कितने फेल हैं, ओनली मैथ प्लस हिंदी में कितने फेल हैं, और तीनों सब्जेक्ट में कितने फेल हैं। भाई और तो किसी सब्जेक्ट में नहीं होंगे ना, ऐसे लोग तो हो सकते हैं, या तो ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हैं। अब मैंने ये यहां खड़े हैं सारे लाइन में, ये खड़े हैं लोग सब, ठीक है, ये बच्चे खड़े हैं, मैंने बोला कि वो लोग बाहर चले जाओ जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हैं, तो कुछ लोग चले गए,
फिर मैंने कहा कि वो लोग चले जाओ अब जो सिर्फ मैथ और हिंदी में फेल हैं, फिर चले गए कुछ। फिर मैंने कहा वो लोग बाहर चले जाओ जो इंग्लिश और हिंदी में फेल, वो भी चले गए। फिर मैंने कहा वो चले जाओ जो मैथ और इंग्लिश में है, वो भी चले गए। फिर मैंने कहा कि वो भी चले जाओ जो सिर्फ हिंदी में फेल हैं, तो वो भी चले गए। फिर मैंने कहा वो भी चले जाओ जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं, कुछ चले गए। फिर मैंने कहा वो भी चले जाओ जो सिर्फ मैथ में फेल हैं, चले गए। अब कौन बचा? पास बचा ना। तो टोटल 100% में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा जो पास होंगे। समझ पा रहे हो? इससे किसी बच्चे ने पिछली वीडियो पे कमेंट किया था, सर और गहराई से बताओ। दरिया में उतर चुका हूं, इससे गहराई में कहां जाऊं दोस्त। ठीक है, चलो आ जाओ, अब डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम समझना, ये वो लोग हैं जो मैथ में फेल हैं और मैथ में 20% फेल है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो इंग्लिश में फेल हैं जो कि 15% है। ये वो लोग हैं जो हिंदी में फेल हैं जो कि 25% है। ठीक है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब उसने कहा कि 2% लोग ऐसे हैं जो तीनों में फेल हैं, तो ये तीनों का कॉमन एरिया यहां 2% आएगा। ठीक है, उसने कहा कि मैथ और हिंदी में 15% फेल है, मैथ और हिंदी में, तो ये मैथ और हिंदी का एरिया है। ये मैथ और हिंदी तो इसी में आता है ना बस। ठीक है, ये मैथ और हिंदी का, तो इसकी वैल्यू 15 है, तो यहां कितने लोग फेल होंगे? 13%। तो जो लोग ओनली मैथ और हिंदी में फेल है, सिर्फ मैथ और हिंदी में, वो 13% है। क्योंकि मैथ और हिंदी में कितने फेल हैं? मैं बोलूंगा कि मैथ और हिंदी में कौन फेल है, तो 15% लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया। बट उसमें 2% तो ऐसे भी थे ना जो इंग्लिश में भी फेल थे भाई। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में 10% है, तो ये इंग्लिश और हिंदी का कॉमन एरिया है। तो 2% तो ऐसे होंगे जो मैथ में फेल होंगे, तो ओनली इंग्लिश और हिंदी में जो फेल हैं वो 8% है। ठीक है, फिर इंग्लिश और मैथ में 5% फेल है, तो ये मैथ और ये इंग्लिश, तो ये पूरा एरिया 5, तो ओनली मैथ और हिंदी में, इंग्लिश में कितने फेल होंगे? सिर्फ 3%। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब मैंने कहा कि वो लोग जो सिर्फ हिंदी में फेल हैं, अब हिंदी में टोटल 25% है, तो इस पूरे सर्कल की वैल्यू 25 है, तो 13 + 2 15 + 8 23, तो जो सिर्फ हिंदी में फेल है वो 2% है, ओनली 2%। फिर ओनली इंग्लिश में, इंग्लिश की वैल्यू 15 है, तो टोटल पूरे सर्कल 15, 3 2 5 + 8 13, तो ओनली इंग्लिश में भी सिर्फ 2% फेल है। ठीक है, ओनली मैथ में, मैथ पूरा 20 है, 13 to 15 18, तो ओनली मैथ में कितने? 2%, तो ये भी 2%। क्लियर है? तो जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर फेल है वो 2 + 2 + 2 6 9 17 30 32% ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर फेल है। तो टोटल 100% में से अगर ये 32% माइनस कर दें तो 68% लोग ऐसे बचेंगे जो तीनों सब्जेक्ट में पास होंगे। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से ये कंसेप्ट काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इस कंसेप्ट में क्या इतने आसान सवाल पूछ लेगा पेपर में? चलो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। चलो बनाओ, देखते हैं फटाफट। स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ए टाउन हैज 3600 पीपल, जो टोटल लोग हैं वो 3600 पीपल है। ठीक है, सम ऑफ दैम वॉच्ड द मूवी स्टॉर्म, फ्यूरी एंड वेलोर ऑन संडे वाइल सम डिड नॉट वॉच एनी मूवी। कि कुछ लोगों ने मूवी देखी, कुछ लोगों ने नहीं देखी। तो मैंने कहा कि जिन लोगों ने नहीं देखी वो नंबर ऑफ पर्सन एक्स है, मान लिया हमने। ठीक है, अब 3 मूवी हैं, कोई मूवी देखेगा, कोई 2 मूवी देखेगा, कोई तीनों भी देख सकता है। तो हमने इस तरीके से एक सर्कल बना लिया। ये वो लोग हैं जो स्टॉर्म मूवी देखने गए। ठीक है, जिन लोगों ने स्टॉर्म मूवी देखी। ठीक है, इसके बाद ये वो लोग हैं जिन लोगों ने फ्यूरी मूवी देखी। ठीक है, एक और ले लो, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने वेलोर मूवी देखी। ठीक है भाई, समझ पाए सारे? चलो अब रिप्रेजेंट करने के लिए रेड पेन ही ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये हो गए, अलग अलग सर्कल भी बना दिया ताकि समझने में आसानी रहे।
ध्यान से सुनना, आराम से देखो, कंसेप्ट दिमाग में घुस गया, 5 नंबर का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वॉच एनी मूवी इज सेम एज दोज हु वॉच्ड ओनली वेल्योर। तो ओनली वेल्यूर ये होगा भाई, अभी समझाया था ना डायग्राम में कि ये ओनली वाला बच गया पार्ट सबको करने के बाद। तो ओनली वैल्यूर वाले उतने ही हैं जितने देखने नहीं गए, तो देखने एक्स नहीं गए तो इसकी वैल्यू भी एक्स होगी। क्लियर है? चलो आगे। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड फ्यूरी इज 1200। तो फ्यूरी मूवी देखी 1200 लोगों ने। क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ऑल 3 मूवीज इज 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितनी? 3600। इसका 10% 365%, 180। तो यही तो लोग हैं जो तीनों मूवी देख रहे हैं, 180। ठीक है, चलो उसके बाद द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी, ओनली फ्यूरी ये इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड फ्यूरी एंड वॉल्यूर ओनली। ठीक है, फ्यूरी एंड वॉल्यूर ओनली। ठीक है भाई, तो फ्यूरी एंड वॉल्यूर ओनली, फ्यूरी एंड वॉल्यूर ओनली, फ्यूरी एंड वॉल्यूर ओनली मतलब ये और ओनली फ्यूरी ये दोनों इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है। ठीक है, फ्यूरी और ओनली वॉल्यूर एंड फ्यूरी, तो ओनली वॉल्यूर एंड फ्यूरी तो यही वाला पार्ट होगा ना, सिर्फ ये वाला, और ये ओनली फ्यूरी है। ठीक है, मैंने एक एक यहां पे टिक डाला है तो दोनों इक्वल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलो उसके बाद देखो क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ पीपल हु वॉच स्टॉर्म एंड फ्यूरी ओनली, स्टॉर्म एंड फ्यूरी ओनली टू फ्यूरी एंड वैल्यूर ओनली, फ्यूरी एंड वैल्यूर ओनली इज 3:7। ठीक है, इसको आगे देखते हैं कहीं यूज होगा तो। द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच स्टॉर्म एंड वैल्यूर ओनली, स्टॉर्म एंड वैल्यूर ओनली का मतलब ये इसकी बात कर रहा है, इज 1/4 ऑफ दोज हु वॉच्ड ओनली वैल्यूर। तो ओनली वैल्यूर तो एक्स है, तो ये 1/4 एक्स है। ठीक है भाई, चलो द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ओनली स्टॉर्म, द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ओनली स्टॉर्म, ओनली स्टॉर्म मतलब ये, ठीक है, इज 60% मोर देन दोज हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी। तो मतलब इसका 60% है। ठीक है भाई, चलो तो इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा टेढ़ा। ठीक है, अब स्टॉर्म एंड फ्यूरी, स्टॉर्म एंड फ्यूरी, अगर मैं ये मान लूं कि फ्यूरी और वॉल्यूर 7y है, फ्यूरी और वॉल्यूर, फ्यूरी और वॉल्यूर क्या है, ये रहा, फ्यूरी और वॉल्यूर ओनली ये 7y है, तो ये और ये इक्वल था तो ये भी 7y होगा। ठीक है, तो स्टॉर्म और फेल्यूर कितना होगा भाई, 3y। तो स्टॉर्म और फ्यूरी, सॉरी स्टॉर्म और फ्यूरी ये आ गया 3y। ठीक है, चलो, और ये 7 का 60% मोर है। ठीक है, तो इसका 7y का 160% स्टॉर्म ओनली है भाई, ये ध्यान रखना, ये बात दी थी यहाँ 60% मोर। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, यहाँ समझो कहानी को आराम से। अब फ्यूरी वॉच करने वाले 1200 है, तो फ्यूरी वाले सर्कल में टोटल कितने हैं, 3y प्लस 180 प्लस 7y प्लस 7y, दैट इज 1200। तो 7 7 14 3 17y, 180 उधर जाके माइनस होगा 1020, तो y की वैल्यू 17 से गया 60। अगर y की वैल्यू 60 है तो ये पीपल होंगे 420, ये पीपल होंगे 420 और ये पीपल होंगे 180। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, 60। अब इसका 60% मोर यहां है, तो 420 का 160% लोगे तो 0, 16 दूनी 72, 16 दूनी 32, 64, 67, तो 672। ठीक है, ये आ गया 672 भाई। अब अगर मैं सबका सम कर दूं, सारे के सारे का, ठीक है, ये एक बार के लिए हटा देंगे क्योंकि ये सोल्व हो चुका है हमारे पास, अब हमें थोड़ी और कैलकुलेशन करनी होगी तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, सबका जो सम है, सबका सम, पूरा सबका सम, तो ये 672 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 1/4x प्लस x प्लस 420 प्लस 420। ठीक है, सबका सम, ये तो वो लोग हैं जिन लोगों ने मूवी देखी है। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो कितने हैं, x।
तो भैया ये तो यहां तक तो पीपल है जिन्होंने देखी है, और ये एक्स वो है जिन्होंने नहीं देखी, तब जाके टोटल 3600 के बराबर है। तभी तो है ना टोटल 3600। अ टाउन हैज 36, सम ऑफ देम वॉच्ड और सम नॉट। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, तो ये x और ये x और ये x, तो ये हो गया 2 1/4x, दैट इज इक्वल टू 3600 माइनस ये पूरा, ये 180 420 600 180 420 600 1200 और ये 620 1872। तो ये बच गया 131728। तो x की वैल्यू कितनी 1728 बाई ये 2 1/4 9/4, तो इधर आके 4/9, तो ये 9 से कटेगा, 9 1 जा 9 9 जा 9 2 जा इंटू 4 76 8। तो x की वैल्यू आ गई 768 और यहां भी x की वैल्यू आ गई 768 और ये 1/4x है, तो 1/4x आएगा 192। क्लियर है भाई? तो ऐसे करके ये पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। अब देरी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? क्वेश्चंस को सोल्व करने की है। तो इस तरीके से बनाओ ना, थोड़ा मतलब मेहनत करके बनाओ यार, ऐसा नहीं कि हवा में ही कुछ चल रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी पीपल वॉच्ड एट लीस्ट वन मूवी, कि कम से कम एक मूवी तो देखी है। भैया टोटल लोग कितने हैं? 3600। अब यहां पे ये देखो कि 768 पीपल है जिन्होंने एक भी मूवी नहीं देखी, तो वो माइनस कर दो ना, तो बाकी जो लोग बच गए वो तो वही बच गए ना जिन्होंने कोई ना कोई मूवी जरूर देखी है। 2832 भाई, टोटल में से वो माइनस कर दो जिन्होंने एक भी मूवी नहीं देखी, तो बाकी वही बच गए जिन्होंने देखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीपल हु वॉच्ड ओनली स्टॉर्म टू दोज हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी। ओनली स्टॉर्म कितने हैं? 672। ओनली फ्यूरी कितनी है भाई? ओनली फ्यूरी कहाँ है? ये रहा 420। तो 4 से जाएगा पहले, 4 से काटोगे 105, 4 से कट रहा है 4 168, 3 से कट रहा है 5 6, 3 से कटेगा 35, 7 से कट गया 8, 7 से कट गया 5, तो 8:5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी पीपल वॉच्ड एग्जैक्टली 2 मूवीज। एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 इज 720 192 और 180। ठीक है, 420 180 600 और ये 192 792। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट वॉच एनी मूवी। तो टोटल 768 लोगों ने नहीं देखी आउट ऑफ 3600 इंटू 100, कैंसल, 6 से कटेगा 13 21 कटेगा, 6 से गया 1, ठीक है 2 और 8, ठीक है 6 से गया 6, फिर कितना भाई 2 से कटेगा 74, 2 से कट गया 3, तो 24.66 कुछ ऐसा आएगा, नहीं 3 से कटेगा 2 से कटेगा 64 आएगा, तो 64/3 तो 21.33। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 16, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैंने बोला था हर डीआई में एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा, तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया 16 नंबर, इसमें नहीं दिया था हमने कोई, इसमें नहीं दिया, और एक क्वेश्चन 6 नंबर, तो 6 और 14 नहीं 16 नंबर, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। भाई देख बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है, कमेंट मत मिस मत कर देना, ये मत सोचना कि यार क्या हो जाएगा मेरे कमेंट से, बहुत कुछ होने वाला आपके कमेंट से, कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो अब कुछ और क्वेश्चन पीवाईक्यू, कुछ पीवाईक्यू और कुछ जो कंसेप्ट मुझे लगता है परसेंटेज में काम के हैं वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो ये आरबीआई ग्रेड बी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मायाज मंथली सैलरी इज 60% मोर देन दैट ऑफ सेवई। ठीक है, ये माया है, ठीक है, ये सेवई है, इनकी जो मंथली सैलरी है मैंने कहा कि इसकी 500 रुपए है, तो इसकी 60% मोर यानी 800 है, इससे 60% मोर। बोथ सेवई एंड माया आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मंथली सैलरी पे इक्वल सम टुवर्ड्स ईएमआई, दोनों ईएमआई में इक्वल सम पे करती हैं। आउट ऑफ रिमेनिंग मंथली सैलरी माया एंड सेवई स्पेंड अ सर्टेन अमाउंट टुवर्ड्स हाउस रेंट, फिर कुछ हाउस रेंट पे करती हैं। अमाउंट दैट सेवई पेज टुवर्ड ईएमआई इज 20% ऑफ आवर मंथली सैलरी, इसका 20% है, तो 500 का 20% 100, तो ये भी 100 पे करता होगा।
amount that Maya pays towards house rent is x time of that she pays towards EMI. तो अगर यहाँ 100 दे रहा है तो यहाँ 100 x पे कर रहा है वो HR माया। इतनी तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब उसके बाद कुछ क्वांटिटी दी है। पहली क्वांटिटी देखो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ माया। माया की टोटल सेविंग बताओ इफ हर एक्सपेंडिचर ऑन EMI एंड हाउस रेंट इज जस्ट हाफ ऑफ इट्स टोटल सैलरी। EMI पे कितना लग रहा है 100, हाउस रेंट पे कितना लग रहा है 100x, ठीक है, दैट इज टोटल का हाफ। तो टोटल मंथली है 800, 800 का हाफ 400, तो ये उधर जाके माइनस होगा। 100x की वैल्यू कितनी बची 300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो मतलब हाउस रेंट पे कितना लगाती है 300। ठीक है भाई। अब आगे कह रहा है ऑल्सो EMI एक्सपेंस ऑफ सेवई इज 30,000, तो इस 100 की वैल्यू 30,000 है, तो 1 की वैल्यू 300 होगी। ठीक है, तो इट इज टू बी एज्यूम्ड दैट माया एंड सेवई हैड ओनली 2 एक्सपेंसेस फ्रॉम देयर सैलरीज। सिर्फ 2 ही एक्सपेंस है, तो माया का क्या बताना है हमें, फाइंड द टोटल सेविंग। अब टोटल 800 में से ये 100 और 300 निकाल दो, तो माया की जो सेविंग होगी दैट इज 400, और 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 400 इंटू 300 दैट इज 1,20,000। ठीक है, और अब मैं अगर ऑप्शन पे जाऊं तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है 1,20,000 और किसी में नहीं दिया गया, तो मुझे ये दूसरी क्वांटिटी सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। मतलब क्वेश्चन मेरा सोल्व हो चुका है, यही आंसर होगा, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में 120 है ही नहीं, तो मैं दूसरी सोल्व करके क्यों समय बर्बाद करूं। तो थोड़ा दिमाग भी लगाना है पेपर में। ठीक है, चलो कर पाओगे ये सब। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये एक कंसेप्ट है वोटर्स वाला, आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो समझ लो क्या है। 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। पहले हमेशा देखा करो टोटल वोट कितने हैं। टोटल वोट मैंने मान लिया 100x है। आप सोच रहे होंगे सर x क्यों लेना, मुझे तो x से बड़ी नफरत है। x से नफरत नहीं करनी है, जितना हो सके प्यार मोहब्बत बांटिएगा। ठीक है, अगर तुम्हें नफरत है किसी से तो वो x हो ही नहीं सकता। ठीक है, x हो ही नहीं सकता अगर तुम्हें नफरत है। मैं दूसरे कंटेक्स्ट में चला गया, पर मैं सिर्फ आपको प्यार मोहब्बत से रहना सिखा रहा हूं, है ना। जितना हो सके x वैक्स छोड़िए, कुछ नहीं होता है x। चलो आ जाओ, तो ये हमारे वाला x है। 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, तो भैया टोटल इतने हैं। अब इसमें से ये देखो पोल कितने हुए। अब इसमें से नॉट पोल्ड 8% वोटर्स हैं 8x, तो पोल कितने हुए 92x। इन द इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स। तो द टोटल, सबसे पहले ये देखो टोटल वोट कितने हैं, पोल कितने हुए, फिर ये देखो उसमें से वैलिड कितने हैं। भैया यहां वैलिड का कोई जिक्र ही नहीं है कि कुछ वोट इनवैलिड है ये वो, तो मतलब सारे ही वोट वैलिड है। अब जो वैलिड वोट है उसी में से विनर को मिलेंगे और उसी में से लूजर को मिलेंगे। अब विनर को मिला 48% ऑफ द टोटल, टोटल कितना 100 का 48, तो लूजर को कितना मिला, जितने वैलिड है उसमें से विनर का माइनस कर दो, तो लूजर को मिला 44x। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज देयर, डिफीटेड डिस्टेंस डिफरेंस 48 माइनस 44 4x, और उसने इसको डिफीट किया बाय 1100, तो 4x इज 1100, तो x इज 4 से गया 275, तो द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 100x, तो 100 इंटू 275, तो दैट इज 27,500। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। कोई भी अगर वो बोलता ना लूजर के बताओ, तो 44 इंटू 275, ये बोलता विनर को कितने मिले तो 48 इंटू 275, ये बोलता वैलिड कितने हैं तो 92 इंटू 275, ये बोलता कि पोल कितने नहीं हुए तो 8 इंटू 275। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका हम आंसर नहीं कर सकते थे। ठीक है, बट करेंगे कब, जब चीजें समझ में आएंगी, जब प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करना भाई, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, टोटल वोट कितने, अभी मैंने बताया था टोटल हमेशा 100x। आप सोच रहे होंगे सर x क्यों लिया आपने, यहां पता चल जाएगा। 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है,
तो पोल कितने हुए भाई? पोल हुए इसमें से 20% नॉट पोल्ड है, ठीक है, मतलब 20x इज नॉट पोल्ड, तो पोल हुए 80x, ठीक है। आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, इनवैलिड कितने हो गए? इनवैलिड हो गए 600, तो वैलिड कितने बचे? तो वैलिड बचे 80x माइनस 600, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं 80 ले लेता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते, मैं x ना लेता ना, 80 माइनस 600 हो, ये तो नेगेटिव आ गया। तो ये जो x लिया है हमने, ये सिर्फ हमारे एज्यूम्ड डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि भाई हमने ये सोचा है, दिया नहीं था, ये सोचा है हमने, ठीक है। चलो, एंड द विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट। अब विनर को इसका 75% मिला, तो इसका 75%, और लूजर को इसका 25 मिला होगा, बोलो भाई। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 50%। किसका? 50% ऑफ वैलिड, ठीक है, और दैट इज 1500। तो 50% ऑफ वैलिड वोट यानी 80x का 50% 40x और 600 का 50% 300, दैट इज इक्वल टू 1500। तो x की वैल्यू कितनी? 300 उधर जाके ऐड होगा, 40 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 45, तो टोटल कितने थे? 100x, 100x की वैल्यू 45 है। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सभी को? बस ऐसे बनाना है दोस्त, तो ये मुश्किल नहीं है। तो मेन कंसेप्ट तो परसेंटेज में यही थे, एक तो बेसिक वाला कंसेप्ट, ठीक है भाई, दूसरा डीआई का कंसेप्ट, तीसरा वेन डायग्राम का कंसेप्ट, ठीक है, और चौथा वोटर्स वाला कंसेप्ट। तो मेन कंसेप्ट तो यही है भाई, बाकी प्रैक्टिकल तो दुनिया जान के सवाल बना लो तुम, इससे जितने बना सकते हो उतने बना लो, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर एक आध आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे अगला सवाल है, अब ये तो प्रैक्टिकल है, इसको टाइप थोड़ा बोलेंगे कि ये एक टाइप है। अब कोई भी किताब उठा लो, उसमें 50 टाइप दे रखी हैं भाई, वो तो किताब तो बेचनी है ना, अगर वो ऐसे नहीं बताएगा इसमें 50 टाइप है परसेंटेज की, कैसे बिकेगी, ठीक है। आ जाओ, क्वांटिटी 1, इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25%। मैंने कहा कि एक फ्रैक्शन है x बाय y, वो कह रहा है कि इसका न्यूमरेटर 25% इंक्रीज कर दो, मतलब इसका 125% ले लो, एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, तो इसका 120% ले लो, तो यही फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, परसेंटेज से परसेंटेज, 5 से गया 25, 5 से गया 24, 6 से गया 4, 5 से गया 5, तो x बाय वाई कितना आ जाएगा? ये 5/4 उधर जाके 4/y, तो यानी कि 0.8 कह सकते हैं हम, ठीक है। अब क्वांटिटी 2 पे आ जाओ, क्या कह रहा है? इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 15%, जब डिक्रीज हो तो 100 में से माइनस कर दिया करो, इंक्रीज हो तो प्लस। डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 10%, तो इसका 90% ले लो, देन इट बिकम्स 17/24। तो फाइंड 80% ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, पहले ओरिजिनल तो निकाल लो, 5 से गया 17, 5 से गया 18, 17 से गया 17, 6 से गया 4, 6 से गया 3, तो x बाय वाई आ गया कितना? 3/4। अब इसका 80% ले लो, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से गया 2, 3 2 जा 6/10 यानी 0.6। अब आ जाओ क्वांटिटी नंबर 3 पे, इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 10%, तो x बाय वाई न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 10%, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 10%, तो फ्रैक्शन बिकम्स 11/10, परसेंटेज 0, 11 से गया 11, तो x बाय वाई बचा कितना? 9/10। तो फाइंड 1/3 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, इसका 1/3 लोगे तो कितना आ गया? 0.3। अब तीनों में कंपैरिजन बनाना है, 0.8, 0.6, 0.3, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है भाई? बस ऐसे करके बनाना था यार, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलो, ये एक जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है सेम वैसा ही है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है भाई। तो 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये मत सोचना कि सर ब्लैंक वाला आपने करवानी, मैंने तो इतना बड़ा डीआई सोल्व किया था, ब्लैंक वाला भी, ठीक है, तो आपको सोल्व करने हैं ये। कोई चैलेंज अगर मैं दूं तो वो आपको हमेशा एक्सेप्ट करना है, हम्बली एक्सेप्ट करना है,
ठीक है, तो आज की इस वीडियो को कंक्लूड करें। ध्यान से सुनो मेरी बात को। पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, इनके आंसर कमेंट करने हैं। ठीक है, दूसरा आपको एक कमेंट मेरे लिए करना है, ठीक है, कि ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है, क्या आरबीआई का लेवल है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। और तीसरा आपको परसेंटेज टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, ये काम आपको करने हैं। तो परसेंटेज टॉपिक खत्म, हमारा 2 लेक्चर हो गए। जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा वो लेक्चर 1 भी देखो, फिर 2 भी देखो, और ये काम करो, कमेंट करो और प्रैक्टिस करो भाई जितना आप। अब प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूं। देखो, आप या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ठीक है, या सिंपली गूगल पे टाइप कर लो। गूगल पे क्या टाइप करोगे, गूगल पे टाइप कर लो भाई एड्यूटैप, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ edutap.in, edutap.in लिखा तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, ये देखो आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, तो यहाँ पे हमारे आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये हमारा गोल्ड कोर्स है, इसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, मतलब जब आपने तैयारी करने की सोची, प्रिपरेशन को सोचने से लेके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने तक की तैयारी है इसमें। ये सिर्फ सिल्वर कोर्स है जिसमें फेज 2 और इंटरव्यू होगा। और अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब आप पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो यहां से कर सकते हैं, क्योंकि जो ये कोर्स मैंने बताए हैं इनमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ है, ठीक है भाई। चलो, आप जहां मर्जी से करें प्रैक्टिस, आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देखें, कमेंट करें, लेक्चर्स को शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस एक ऊर्जा बना के रखना। 2 दिन तैयारी कोई भी कर लेता है, ये ध्यान रखना, लगातार कोई कोई आगे बढ़ता है। जिसने कंसिस्टेंसी दिखाई कभी भी वो रहा ही नहीं। आप चल नहीं सकते, आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, घसीटिए अपने आप को मत ऐसे ऐसे करके उठा लो, मत सोने दो, लेकिन करो। जिसने भी कंसिस्टेंसी दिखाई, समय हमेशा उसका साथ दिया और हमेशा आगे बढ़ा, ठीक है। और ये बात ऐसे नहीं है कि मतलब कोई कोई नहीं मोटिवेट करेगा ऐसे बाहर से, ना किसी की कहानी से हो सकते। अगर मोटिवेट कर सकता है तो वो आपके पिता, आपके माता का संघर्ष है जिंदगी में। तो अपने पेरेंट्स को देखो संघर्ष करते हुए, अपने आप को जागृत करो, अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करो कि मुझे क्यों करना है ये सब, ठीक है, और आगे बढ़ो। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की कहानी को करते हैं खत्म। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी थर्सडे को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर करके जाइएगा।